हमने ये सोचा कि हर वीकेंड के ऊपर हम आपको पिछले 7 दिनों में जो कुछ भी दुनिया में हुआ हो या 6 दिनों में उसको हम आपके सामने रख दिया करें। दुनिया के नक्शे के ऊपर हमें नज़र आती है, दुनिया के फ्रंट के ऊपर नज़र आती है वो लेबनान के ऊपर इजराइल की बमबारी है। 700 से ज़्यादा जो लोग हैं वो उन्होंने वहाँ पे शहीद कर दिए हैं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जब मैं ये रिकॉर्ड करा रहा हूँ, उनका भी खिताब है, सेकंड खिताब उनका होगा। 7 बिलियन का जो ट्रांशे था वो उन्होंने रिलीज़ कर दिया है और प्लेज कर दिया। उसके साथ कुछ शराइत रखी हैं। एक शिफा यूसुफजई के मतलब कुछ र्यूमर्स जो हैं वो फैलाई गई। मारूफ जर्नलिस्ट हैं, PTI के साथ उनके बड़े गहरी वाबस्तगी दिखाई देती है। दुनिया के अंदर बहुत सारी अतल पतल होती है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और हमने ये सोचा कि हर वीकेंड के ऊपर हम आपको पिछले 7 दिनों में जो कुछ भी दुनिया में हुआ हो या 6 दिनों में उसको हम आपके सामने रख दिया करें। आज इसी सेगमेंट का हम अपना आगाज़ कर रहे हैं और आज की हम आपको अहम खबरें जो पिछले एक हफ्ते के अंदर हुई वो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ी खबर जो दुनिया के नक्शे के ऊपर हमें नज़र आती है, दुनिया के फ्रंट के ऊपर नज़र आती है, वो लेबनान के ऊपर इजराइल की बमबारी है। 700 से ज़्यादा जो लोग हैं वो उन्होंने वहाँ पे शहीद कर दिए हैं। मकसद उनका यही है कि वहाँ पे जो हिजबुल्लाह है उसको वो अप्रूव करें या लेबनान को सबक सिखाएं। अभी तक फ़लस्तीनियंस गज़ा की वॉर जो थी वो अभी थमी नहीं थी, वो ख़त्म नहीं हुई थी। फ़लस्तीनियंस के ऊपर जो इजराइलियों का जुल्म था वो ख़त्म नहीं हुआ था कि उससे पहले, उसके फ़ौरन बाद ये लेबनान का मसला भी शुरू हो गया है। अभी इसके रिपरकशंस क्या होंगे ये अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आसपास के जो ममालिक हैं और वहाँ पे जो बहुत सारे लोग जो गज़ा में किसी भी तरीके से फ़लस्तीनियंस की सपोर्ट को नहीं जा सके थे, वो शायद एनालिस्ट कह रहे हैं कि लेबनान के अंदर एज अ स्टेट पैटर्नेज के थ्रू वहाँ पे पहुँचें और वहाँ पे एक नई प्रॉक्सी वॉर जो है उसका आगाज़ हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि अब UN, US, फ्रांस और इटली, ये जो लोग हैं, इन्होंने अभी UNGA के फोरम के ऊपर ये बात भी की है कि ये लोग जो है वो सीज़ फायर 21 दिन का करें और उसके बाद फिर कोई आगे का लाएमल तय करें। लेकिन अभी तक इजराइल ने पहले भी इनकी कोई बात नहीं मानी, अभी भी कोई नहीं मानेगा। और US ने कोई तकरीबन $8 बिलियन के करीब की मिलिट्री एड इजराइल को दी है बिफोर दिस अटैक ऑन द लेबनीज टेरिटरी। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जितनी भी बातें UN के फोरम पे भी या प्लेटफॉर्म पे भी हो रही हैं, ये भी बस सिर्फ दिखावे के लिए ही है। दूसरी अहम खबर ये है कि UN जनरल असेंबली का 79th एड्रेस जो है, जो इजलास है, वो होने जा रहा है जिसमें तमाम ममालिक शिरकत कर रहे हैं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जब मैं ये रिकॉर्ड करा रहा हूँ, उनका भी खिताब है, सेकंड खिताब उनका होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि वो ये जो थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड, इसके ऊपर वो बात करेंगे और इसके अंदर पीसफुल, प्रोग्रेसिव, सस्टेनेबल जो मुल्क है, ममालिक हैं, जो दुनिया है, उसकी बात वो लेकर चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, जैसे मैं पहले खबरों में बता चुका हूँ, मेरा ख्याल है ये सारी की सारी सिर्फ बातें होंगी, तकारीर होंगी, अमली तौर पर शायद हमें कुछ भी नजर न आए। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के अंदर कश्मीर का जिक्र, फ़लस्तीन का जिक्र, ये बहुत अहमियत का हामिल होगा। पाकिस्तान के तरफ से एक बाआवाज़ बुलंद इन दो सबसे पुराने कज़ियों को, जो कि यूनाइटेड नेशन के फोरम के ऊपर और उनके चार्टर के ऊपर सबसे पुराने कज़िए हैं, सबसे पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि अनरिजॉल्व हैं, उसके बारे आवाज़ उठाना, मेरा ख्याल है कि ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ सारी दुनिया की आंखें और बिलखुसूस पाकिस्तानियों की आंखें लगी होंगी, कश्मीरियों की, कि उस पर क्या बात करते हैं। उसके बाद IMF के हवाले से कुछ खबर आई थी कि पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि वो जो 7 बिलियन का जो ट्रांशे था वो उन्होंने रिलीज़ कर दिया है और प्लेज कर दिया। उसके साथ कुछ शराइत रखी हैं। वो शराइत आज व्हाट्सएप के ऊपर और मुख्तलिफ न्यूज़ फोरम्स के ऊपर घूम रही थी। उसके अंदर उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स का कहा है। उन्होंने कहा जी जो NFC अवार्ड है उसके ऊपर दोबारा से नज़रसानी की जाए, जो एक्सपेंसेस की डिटेल्स हैं और मेथडोलॉजी है उसको जो प्रोविंशियल सतह के ऊपर फेडरल के साथ उस पर भी IMF नज़र रखेगी। टैक्स नेट में लाने को कहा है उन्होंने कुछ सेक्टर्स को जो कि पहले नहीं थे। इस तरह की 2-3 और शराइत हैं जो कि मेरे नज़दीक काफ़ी मुनासिब शराइत हैं। अलबत्ता IMF से कर्ज़ा लेना कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है और IMF से कर्ज़ा लेने को अपनी फतह करार नहीं देना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान जिस इकनॉमिक कोलैप्स के ब्रिंक के ऊपर था, उसके हवाले से ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि पाकिस्तान जो है उसने बहरहाल अपने आप को एक ब्रीदिंग स्पेस जो है वो अचीव कर लिया। लेकिन ये कहना कि ये कोई पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए जितने भी अभी तक के IMF के पैकेजेस रिलीज़ हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के जो एलीट है पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि इस मसले से कैसे जान छुड़ाई और पाकिस्तान को कैसे सेल्फ सस्टेन किया जाए अपने इकनॉमिक मामलात के अंदर।
उसके अलावा अब हम आते हैं कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर, बल्कि उससे पहले एक रीजनल इशू बहुत बड़ा हुआ जिसके अंदर एक इवेंट हुआ श्रीलंका के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, कि वहाँ पे अनुरा कुमारा जो हैं उनके प्रेसिडेंट वो आए हैं और उन्होंने बेसिकली चार्ज संभाल लिया है प्रेसिडेंटशिप का श्रीलंका के अंदर आफ्टर सम इलेक्शंस एंड ऑल दैट। और जो बाइडन ने उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेज़ दी है कि जी के बड़े साफ शफाफ इलेक्शंस के बाद आप आए हैं और हम जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर मिल के काम करना चाहेंगे। तमाम लोग उनको खैर सगाली के जज्बात भेज रहे हैं। इनके बारे में एक छोटी सी बात ये है कि ये रेबल टर्न पॉलिटिशियन है, यानी ये जो LTT जिस ज़माने में मौजूद थी, जो कि इंडियन बैक्ड एक प्रॉक्सी थी वहाँ पे, और उस वक्त उन्होंने हैवक क्रिएट किया हुआ था, उसके ख़िलाफ़ जो लोग लड़ रहे थे श्रीलंका को बचाने के लिए, उनमें से ये एक हैं। और इन्होंने बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन की और अब जो है ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट बन के उभरे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके ऊपर हम कभी फिर बात करेंगे कि इनका उस ज़माने में क्या किरदार था और अब आगे जाके ये कैसे श्रीलंका को जाके देखते हैं। इसके बाद से मैंने जैसे कहा कि कुछ हम डोमेस्टिक खबरों की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हुई। एक तो दो अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात हुए सोशल मीडिया के ऊपर जो कि बहुत ही नामुनासिब थे, गैर मुनासिब थे, नहीं होने चाहिए थे। एक शिफा यूसुफ़ज़ई के मतलब कुछ र्यूमर्स जो हैं वो फैलाई गई, मारूफ जर्नलिस्ट हैं, PTI के साथ उनके बड़े गहरी वाबस्तगी दिखाई देती है। उसकी बिना के ऊपर कुछ लोगों ने, जिसमें PTI के अपने लोग भी शामिल हैं, उन्होंने ये र्यूमर फैलाई कि उनके अहमद अज़हर साहब से दूसरी शादी हो गई, जिस पर उन्होंने आज, जब मैं ये रिकॉर्ड करूँ तो आज एक ट्वीट मेरे सामने से गुजरी जिस पर उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं और ऐसी डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन से इज्तनाब बरतना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा जो है वो कादी फ़ायदी सभा वाला मसला, जिसके अंदर वो ट्रस्टीज़ के ऊपर वो गए, और ये कोई 1 महीना पहले का जब वो मारूफ कैदानी केस जो चल रहा था उसके दिनों की बात है। और वो अपनी फैमिली के साथ है और उनकी बेटी साथ थी और बीवी साथ थी, और बेटी को वो जो सेल्समैन था उसने, जो कि TLP से ताल्लुक़ रखता था, उसने उनके ऊपर कुछ नामुनासिब अल्फाज के साथ हूट किया। हूट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उनको बहरहाल गैर मुनासिब अल्फाज के साथ पुकारा। उसके बाद वो जो है वो किसी ऐसे जर्नलिस्ट जो कि PTI से वाबस्ता हैं उनके हाथ लगी वो वीडियो, और उन्होंने अब आके उसको जो है वो शेयर किया और उसके बाद उसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। इंतहाई ये गैर मुनासिब और गैर जिसे कहते हैं कि बदतहज़ीबी वाला, बेहूदगी वाला मामला है। तो मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा था कि अगर आपके साथ किसी के साथ मुखालफत भी है, आप किसी से किसी को नापसंद भी करते हैं, तो किरदार जो होता है वो उस वक्त निखर के सामने आता है कि अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप ऑप्रेस्ड हैं और कोई ऑप्रेसर है, तो आप ऑप्रेस्ड होकर भी अपने किरदार को निखर के सामने आने दें, ना कि आप इस तरह की बेहूदगी करना शुरू कर दें जिसको आप जस्टिफाई करना शुरू कर दें। पूरी की पूरी एक सियासी तंजीम जो है वो उसको जस्टिफाई करने पर लगी है जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि कादी फ़ायदी साहब ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। अगर तोड़े हैं, और यकीनन तोड़े होंगे अगर आप कहते हैं, तो आपका अपना किरदार इस मामले में कहाँ पे खड़ा हुआ है वो इस हरकत से आया हो जाता है। और ये वो जमात है जिन्होंने जिसके वर्कर ने ये हरकत की है, वो आप लोगों को भी उसी तरीके से रगड़ते हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि वो आपके मकसद को पूरा कर रही है वीडियो, तो आपने इसको इस्तेमाल करने का सोचा भी, और आपने सोचा कि इससे हम कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर लेंगे। दूसरा वाक़या जो हुआ है वो ब्लास्फेमी का केस जो सिंध के अंदर हुआ था, और उसके नतीजे में जो एक शख्स को एक फेक इनकाउंटर के अंदर मारा गया, और उसके बाद फिर उसके पूरी चेन ऑफ रिएक्शन है, किस तरह एक शख्स ने उसकी लाश को बचाया, किस तरह उसको दफनाया। अभी पूरे उमरकोट के अंदर और पूरे सिंध के अंदर उसके लिए, उसके हक़ में आवाज़ें बुलंद होना शुरू कर, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। पहली दफ़ा हुआ है कि किसी को इस तरह मॉब वायलेंस के अंदर मारा गया और उसके बाद फिर उसके हक़ में लोग निकले हों, तो सिंध इस बात के लिए बहरहाल उसकी अप्रिसिएशन बनती है। और अभी आज सिंध ने भी कह दिया कि फेक इनकाउंटर, तो मेरा ख्याल है कि अब जो लोग भी इसमें मुलव्विस थे उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, और इस चीज़ का सद्देबाब किया जाएगा। तारिक मसूद साहब का केस भी उससे पहले आ चुका है। मेरा ख्याल है ये जो ग्रोह इसके अंदर मौजूद है, ये कादी फ़ायदी साहब के मामले में भी वही ग्रोह था, इस सिंध वाले मसले में भी वही था, और तारिक मसूद के मसले में भी वही था। ये 3 बड़े वाक़यात जो पिछले 1-1.5 हफ्ते में, उसमें तीनों में एक ग्रोह है जो उसके पीछे है, सियासी मकासद के लिए उसको जो भी इस्तेमाल करता रहे। तो मेरा ख्याल है उस ग्रोह को नुकेल डालने का वक्त आ गया, और जो उलमा हैं उनको और जो अकाबरीन हैं हमारे मुल्क के, उनको सामने आना पड़ेगा कि वो इसको अब कर्टेल करना शुरू करें। जाकिर नाइक के मसले भी उसी ग्रोह के कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त तूफ़ान बदतमीज़ी मचाए हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है कि ANF जो एंटी नार्कोटिक फोर्स है, इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। मेरे सामने कुछ ट्वीट्स गुजरी
जिसके अंदर बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने कुछ ऑपरेशन जब लॉन्च किया तो उन्होंने प्रोफाइलिंग शुरू की कि कौन से उधर रैकेटर्स हैं और कौन से लोग जो हैं वो कार्टेल के साथ मुलविस हैं, और उसमें ज़्यादा ख़वातीन को ये कार्टल्स इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, बहुत सारे ऐसे कार्टल्स बस्ट हुए हैं हमारे इस्लामाबाद के अंदर हुए हैं। तो वहाँ पे जो बलोच सब नेशनलिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया और उन्होंने कहा जी कि आप इस चीज़ के ऊपर क्यों कर्टेल करें और इस पर आप क्या आके प्रोफाइलिंग क्यों कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ड्रग मनी जो है वो टेररिज्म के साथ कितनी जुड़ी हुई है ये हम सबको मालूम है, और हमारे माशरे के अंदर भी और हमारे स्टूडेंट्स के अंदर भी और हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर जिस तरीके से ड्रग्स को सरायत करके उधर से फिर किस तरीके से रिक्रूटमेंट की जाती है फॉर नोटोरियस एक्टिविटीज़, मेरा ख्याल है कि ENF का जो एक कदम है ये बहुत काबिल तहसीन है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बल्कि इसको मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे हमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट भी करना चाहिए इन अदवार के अंदर जब ये बताया जाता है कि ड्रग्स जो हैं वो शायद यहाँ पे स्मगल होती हैं और ड्रग्स जो हैं उसके वजह से यहाँ पे बड़े मसाइल होते हैं। तो ड्रग्स का जब प्रिवेंशन के ऊपर बात आ रही है तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि सबको मिल के बात करनी चाहिए। ISI के नए चीफ अपॉइंट हो गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर थी। उससे पहले एक और साहब जो थे उनके बारे में र्यूमर छोड़ी गई और वो भी एलिजिडली ये कहा जाता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से र्यूमर छोड़ी गई थी ताकि कुछ कन्फ्यूजन पैदा की जा सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि डिसीजन पहले ही हो चुका था और ये जो नए चीफ थे इनके बारे में कोई 1-2 साल से बातचीत चल रही थी कि शायद 1-2 साल तो नहीं, कम से कम कोई पिछले 1 साल से बातचीत चल रही थी कि शायद यही एक मौजू आदमी है इस सारे काम के लिए। और इस चीज़ को उन्होंने जो है वो अब मेरा ख्याल है इदारे ने साबित भी कर दिया है कि जिस चीज़ के ऊपर वो पहले से डिसीजन ले चुके थे उसी को इन्होंने अपॉइंट किया। आई होप कि ये जो नए साहब आ रहे हैं ये जब आएँ तो जो भी काम हो, जिसका भी काम हो, वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, पाकिस्तान के अवाम के हक़ में बेहतर हो। और उम्मीद है कि जो पॉलिटिकल अपीवल हम इस वक्त देख रहे हैं, क्योस हम देख रहे हैं, उसके अंदर से हमें कुछ रोशनी की किरण नज़र आना शुरू हो जाए। आज के लिए इतना ही। पिछले 6 दिन की 7 दिन की ये कार्रवाई मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप इस पर फीडबैक देंगे ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।